एक ऐसे समय की बात है जब पूरे दुनिया में जंग के आसार दिख रहे होते हैं, जहाँ पता चलता है कि कोई ऐसा गुट था जो पूरे दुनिया में अलग अलग देशों को आपस में लड़वाना चाहता है ताकि वो अपने हथियार और एक्सपेरिमेंट्स को बेच सके। ये समय है वर्ल्ड वॉर 1 से पहले सन 1899, जहाँ समझ में आ रहा होता है कि यूरोप एक जंग के चपेट में है। लेकिन जब इंग्लैंड में अटैक हो जाता है एक बड़े से हाईटेक टैंक द्वारा, जहां समझ में आता है कि वही गुट बैंक ऑफ इंग्लैंड में लूट करने के लिए घुस जाता है। उसी टैंक में से उसी गुट के आर्मी निकल रहा होता है जो कि पूरे दुनिया में आतंकवादी घटनाएं अंजाम दे रहा होता है। यहाँ में देखने को मिलता है अजीब सा छड़ी लेके हुए बाहर निकलता है जिसका नाम है फैंटम। वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है सभी इंग्लैंड के पुलिस को मार देने के लिए, और इसके साथ ही सोने के ईंटें और नक्शे को चुरा कर वो सब भाग जाते हैं। अगले दिन पूरे दुनिया में एक खबर फैल जाता है और सभी देशों को ऐसा लगता है कि इसके पीछे जर्मनी का हाथ है, लेकिन जर्मनी का कहना है कि उनका इसके पीछे कोई हाथ नहीं है। जब बड़े बड़े देश जर्मनी के ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं तभी जर्मनी के ऊपर अटैक हो जाता है फैंटम द्वारा। यहाँ एक रिसर्च लैब में कुछ साइंटिस्ट को अगवा कर ले जाता है और यहाँ फैंटम का चेहरा सामने आता है जो एक भयानक दिखने के साथ एक मास्क भी पहनता है। जब एक साइंटिस्ट फैंटम से पूछता है कि वो चाहता क्या है, वो कहता है वो पूरे दुनिया चाहता है, और हाथ में एक हार्पून लेकर बहुत सारे ऐसे जर्मन के लड़ाकू फाइटर प्लेन्स को वो उड़ा देता है। और पूरी दुनिया को यह समझ आ जाता है एक नया दौर का जन्म हो चुका है, जिसे रोकने के लिए अलग अलग देश करीब आकर फैंटम को रोकना चाहते हैं। क्या इतना आसानी से फैंटम को रोका जा सकता है? आइए जानते हैं आज की इस पूरी कहानी में। अब अगले समय दिखा जाता है कि ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट की तरफ से एक इंसान को ढूंढा जा रहा है जिसका नाम है एलन क्वार्टरमैन, जो 20 साल पहले ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस में काम किया करता था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते हैं कि वो एक टीम को लीड करे जो बढ़ते हुए इस ताकत को खत्म कर सके। जब एक एजेंट क्वीन की तरफ से एलन को ढूंढते हुए केनिया पहुंचता है, क्योंकि ये पता चलता है कि एलन रिटायरमेंट के बाद वो अपने दोस्तों के साथ यही रह रहा है, और वो एजेंट यहाँ आकर एलन के बारे में पूछता है। एक शख्स बताता है कि वही एलन है। उस एजेंट ने कभी भी एलन को देखा नहीं था, और वो बताता है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसकी जरूरत है क्योंकि पूरे यूरोप में एक जंग का माहौल है। जिसका जवाब वो शख्स ना देते हुए पास में बैठे हुए एक आदमी देता है और कहता है क्या उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जरूरत है। वो बताता है कि असल में वही एलन है और ये उसका दोस्त नाइजल है, क्योंकि इतने साल ब्रिटिश सर्विस में काम करने के बाद वो अपने कई दोस्तों और अपने बेटे को भी खो दिया था, और इसके बाद भी ऐसे कई दुश्मन हैं जो उसकी जान के पीछे है, और इसलिए नाइजल उसका नाम का इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मनों से बचा रहे। और वो कहता है कि वो वापस नहीं जाएगा। वो एजेंट एलन को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी देशभक्ति कहाँ गई है और साथ ही साथ एक बड़ा जंग भी होने वाला है। जिसके जवाब में एलन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अखबार वालों का खेल है जो कुछ भी लिख देते हैं। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि लॉन्ग कोट्स पहने हुए थे और वो एलन के बारे में पूछ रहे होते हैं। उसका दोस्त नाइजल कहता है कि वही एलन है, और ये सुनते उनमें से एक नाइजल को मार देता है, जिसे देखते हुए एलन अपने बंदूक से उनमें से एक को शूट कर देता है और कहता है वही असली एलन है। ये पता चलता है कि वो गुंडे हैं जो कि एलन के जान के पीछे पड़े हुए थे, और वो सभी अपने मशीन गन से धुआंधार फायरिंग कर रहा होता है। एलन किसी तरह से उस एजेंट को बचाते हुए उन सभी से लड़ रहा होता है। इतने में एक गुंडे वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जब एलन को पता चलता है तो वो अपने दोस्त से एक बंदूक लेकर उसके ऊपर टारगेट लगाता है उसे शूट करने के लिए। ये देखते हुए एजेंट कहता है कि वो सच में इतने दूर से टारगेट को शूट कर सकता है, जिसके जवाब में एलन कहता है यही उसका हुनर है। और ये कहते ही वो ट्रिगर दबाता है, जहाँ गोली उड़ते हुए उस गुंडे के सर पर लगता है और वो वही मारा जाता है। कुछ देर बाद एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे एलन का घर राख में बदल जाता है। ये सब देखते हुए एजेंट कहता है कि अभी भी वो मानता है कि दुनिया जंग के कगार पर नहीं खड़ी है। ये सुनते ही एलन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि वो वापस जाने के लिए तैयार है। वो एजेंट एलन से कहता है कि वो एक प्रोफेसर से मिलाने वाला है जो उसकी टीम को बनाने में मदद करने वाला है, और एलन जाने के लिए तैयार हो जाता है। एलन उस एजेंट के साथ लंदन पहुंच जाता है और इसके बाद वो एजेंट एलन को एक खुफिया कमरे में भेज देता है जो कि काफी अंधेरा था, और वहां से कुछ आवाजें आ रहा होता है। इसके बाद पता चलता है कि वहाँ प्रोफेसर एम होता है जो एलन का शुक्रिया अदा कर रहा होता है इस लीग में शामिल होने के लिए। वो बता रहा होता है ये लीग कोई मामूली लीग नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन का लीग है जो कि कई सालों से चला आ रहा है, जिसके बारे में एलन को कुछ पता नहीं हो रहा होता है। जब एम एलन को इस मिशन के बारे में बता ही रहा होता है तभी वहाँ पे एक आदमी करीब आ रहा होता है जो कि पगड़ी पहना होता है, जो कि अपने आप को कैप्टन नेमो कहता है। ये और कोई नहीं बल्कि वेटरन बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह जी है जो कैप्टन नेमो का रोल अदा कर रहे हैं। वो बता रहे होते हैं कि वो खुशकिस्मत है इस लीग में शामिल होने के लिए। एलन कैप्टन नेमो को देखकर कहता है कि उसे पता है कि वो कौन है, वो एक पायरेट है, जिसे सुनने के बाद नेमो को उतना अच्छा फील नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी वो कोऑपरेट करने लगते हैं। इसके बाद एम दोनों को ये समझा रहा होता है कि किस तरह से फैंटम अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पूरे दुनिया में कहर बरसा रहा है। कुछ दिन पहले उसने कई साइंटिस्ट को अगवा कर लिया था और उनसे अलग अलग हथियारों का टेस्टिंग कर रहा है, और पता नहीं आगे वो क्या क्या करने वाला है। एलन सब कुछ समझ रहा होता है। तभी एलन को ऐसा लगता है कि आसपास कोई है जो कि गायब था। एलन को ऐसा लगता है कि शायद बुरे होने की वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था।
जब एलन इसके बारे में समझ नहीं पा रहा होता है तो उसके पीछे से एक किताब फेंक कर मारता है। फिर पता चलता है कि उसका नाम है स्किनर, जो गायब हो सकता है लाइक हॉलो मैन। वो बता रहा होता है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे ये पावर मिला था, लेकिन अभी भी एक और मेंबर का वो वेट कर रहे होते हैं। उसी वक्त एक लड़की का उस कमरे के अंदर एंट्री हो जाता है, जो सभी से माफी मांग रही होती है लेट आने की वजह से। एम सभी को उस लड़की का इंट्रोड्यूस कराता है, जो थी मिनी वॉकर, जो जोनाथन वॉकर की बीवी थी और वो एक वैम्पायर थी। एलन मिनी को देखते ही कहता है कि मिनी इस मिशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, क्योंकि जब वो वैम्पायर बन जाती है तो वो अपने आप पर काबू खो देती है। जिसके जवाब में मिनी कहती है कि उसे पता है कि इस ग्रुप का मकसद क्या है और अब वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सकती है। एलन मान जाता है और इसके बाद एम सभी से कहता है कि 4 दिन के अंदर फैंटम वेनिस पे अटैक करने वाला है और इस ग्रुप का मकसद ये होगा कि फैंटम को रोके। लेकिन अभी भी उनके ग्रुप में 2 मेंबर की कमी है, जो अभी तक पहुंचा नहीं था। एम बताता है कि उनके ग्रुप के 5 मेंबर के घर उन्हें खुद जाना होगा, जिसका पता एम दे देता है और फिर चारों बाहर आ जाते हैं। बाहर आती है वो देखते हैं व्हाइट कलर की एक धांसू कार खड़ी थी, जो कैप्टन नेमो का था। वो बताता है कि ये कार एक फ्यूचर कार है। इसके बाद चारों उस गाड़ी में चढ़कर अपने ग्रुप के 5वें मेंबर के घर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो जिसके घर में आए हैं उसका नाम है डोरियन ग्रे। जब एलन डोरियन से कहता है कि वो प्रोफेसर एम के यहाँ से आया है और वो चाहता है कि वो उसके लीग में शामिल हो, वो बताता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब डोरियन मिनी को उनके ग्रुप में देखता है तो वो बिल्कुल ताज्जुब हो जाता है और फिर सभी को अंदर आने को कहता है। यह पता चलता है कि मिनी डोरियन का पहले गर्लफ्रेंड हुआ करता था जोनाथन हॉकर से पहले, जिसके बाद वो कहता है कि वो इसके बारे में जरूर सोचेगा। यहाँ कैप्टन नेमो एलन से पूछ रहा होता है कि इस कमरे में सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसे पावर्स या हुनर है, लेकिन डोरियन ग्रे के पास क्या पावर है। यहाँ एलन एक किस्से को बता रहा होता है कि कुछ साल पहले एक कॉलेज में वो उनसे मिला था। मिनी बता रहा होता है क्या वो पहले प्रोफेसर था, जिसके जवाब में एलन कहता है कि प्रोफेसर वो नहीं बल्कि डोरियन ग्रे था। यहाँ पता चलता है कि डोरियन का उम्र 2000 साल से भी ऊपर है और उसकी ताकत एक पेंटिंग में है। उसी वक्त एलन को ऐसा लगता है कि यहाँ कोई मौजूद है। देखते ही देखते वहाँ पे फैंटम के सोल्जर्स वहाँ पहुंच जाते हैं और पूरे जगह को घेर लेते हैं। फिर वहाँ खुद फैंटम आ जाता है और कहता है उसे पता चल चुका है कि एक ग्रुप को बनाया जा रहा है उसे रोकने के लिए, लेकिन इससे पहले ये ग्रुप उसके तरफ आए वो खुद आ चुका है उन्हें खत्म करने के लिए। उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो मरे या फिर उन्हें ज्वाइन करे। इसके बाद सभी से कहा जाता है अपने अपने हथियार को नीचे रख दे और तभी एलन देखता है कि वहाँ पे एक नौजवान बंदूक लेके खड़ा था। ऐसा लग ही रहा होता है कि फैंटम सभी को मारने वाला होगा, लेकिन तभी वो नौजवान एक सिपाही के ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद सभी अपना हुनर दिखाते हुए उन सभी सोल्जर्स और फैंटम के साथ लड़ने लगते हैं। जहां एलन मौका पाते ही वो फैंटम के ऊपर शूट करता है। फैंटम को कुछ नहीं होता और वो वहां से भागने लगता है। इसके बाद वो नौजवान फैंटम का पीछा करता है, लेकिन तब तक फैंटम वहां से भाग जाता है। फिर वापस सभी इकट्ठा हो रहे होते हैं, लेकिन तभी फैंटम के एक सोल्जर मीना को कब्जे में ले लेता है और सभी से कहता है दूर हटने के लिए। यहाँ मीना उस इंसान से कहता है कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद मीना का असली चेहरा सामने आता है कि वो वैम्पायर बनकर उसे काट लेती है और खून पी जाती है। फिर मीना उस नौजवान से पूछती है कि वो कौन है, जिसके जवाब में वो नौजवान बताता है कि वो यूएस सीक्रेट सर्विस से है, एजेंट स्वैगर, और उससे फैंटम के बारे में पहले से पता था कि वो किस कदर पूरे दुनिया को खत्म करना चाहता है और इसलिए उसे रोकने के लिए वो इस लीग में ज्वाइन होना चाहता है। जिसे डोरियन ग्रे सुनने के बाद कहता है कि अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एलन स्वैगर का शूटिंग स्टाइल देखकर उसके गन को देखते हुए कहता है कि वो इस टीम में शामिल हो सकता है। अब उनके ग्रुप में 6 मेंबर हो चुके थे, लेकिन अभी भी एक मेंबर था जो उनके ग्रुप में शामिल किया जाना था, जिसके बारे में एलन बता रहे होते हैं कि वो सबसे खतरनाक है और वो पेरिस में है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल यह था कि उस मेंबर को अपने ग्रुप में शामिल भी करना है और जल्द से जल्द वेनिस भी तो पहुंचना है फैंटम के पहुंचने से पहले, नहीं तो पता नहीं वो क्या कर देगा। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ हलचल हो रहा होता है, जिसे समझकर नेमो कहता है कि उनका ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, जिनको कुछ अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी समुद्र के नीचे से एक बड़ा सा शिप ऊपर आ रहा होता है, जो कि बिल्कुल एक तलवार की तरह दिख रहा होता है, जो कैप्टन में बताता है कि उसका शिप का नाम है द स्वॉर्ड ऑफ द ओशन। और इस शिप की सबसे कमाल की बात यह है कि सबसे ऊपर में एक शिवलिंग लगा हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन दिख रहा होता है, जिसे देखने के बाद लीग के सभी मेंबर्स देखते रह गए थे। पेरिस पहुंचते ही स्वैगर और एलन एक बीस्ट के पीछे भाग रहे होते हैं। बेसिकली ये बीस्ट नहीं है बल्कि डॉक्टर जैकल है, जो एक पोशन के बाद मिस्टर हाइड बन जाता है अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए, और एलन डॉक्टर जैकल को अपने टीम में शामिल करना चाहता था। लेकिन मिस्टर हाइड इसे खतरा महसूस कर रहा होता है और दोनों से भाग रहा होता है। लेकिन एलन अपना बंदूक का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर जैकल को अपने कब्जे में ले लेता है। मिस्टर हाइड को शिप के अंदर आने के बाद उसे चेन से बांध कर रखा था, लेकिन इसके बाद भी वो काबू में नहीं आ रहा होता है। वो अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए सभी को कूट रहा होता है। उसकी आवाज सुनने के बाद सभी लीग के मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं और सभी मिस्टर हाइड को देखकर चौंक जाते हैं इस विशालकाय इंसान को देखकर। यह एलन मिस्टर हाइड से कहता है कि उसने अब तक जो भी गलती किया है उसे ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट की तरफ से माफ कर दिया जाएगा अगर वो इस लीग में ज्वाइन करके अच्छा काम करता है। जिसके बाद मिस्टर हाइड कुछ बड़बड़ा रहा होता है और फिर अचानक वो इंसान में तब्दील हो जाता है। वो बता रहा होता है डॉक्टर जैकल इस मिशन के लिए तैयार है।
इसी के साथ एलन कहता है कि टीम पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अब यहाँ से सीधा वो वेनिस जाने वाले हैं। सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है वो तलवार वाली शिप तेज गति से वेनिस की तरफ बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ कैप्टन नेमो ये पता कर लेते हैं कि फैंटम का प्लान क्या है। वो बता रहे होते हैं किस लिए फैंटम ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाकर उसने नक्शा को चोरी किया था। ये नक्शा कोई आम नक्शा नहीं बल्कि वेनिस का नक्शा था। इससे साफ पता चलता है कि वो पानी के अंदर से अटैक करने वाला है। एलन इसके जवाब में कह रहा होता है किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। जब स्वेगर को पता चलता है कि एलन एक अच्छा शूटर भी है, वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सीखना चाहता है। एलन स्वेगर को दूर तक शूट करना सिखाता है। उधर डोरियन मिनी को अपने पास्ट के बारे में बता रहा होता है जब वो दोनों रिलेशनशिप में हुआ करते थे और इसके साथ ही डोरियन मिनी को सिड्यूस कर रहा होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर जेकल को मिस्टर हाइड हमेशा अंदर से परेशान क्या करता था, क्योंकि डॉक्टर जेकल अभी तक अपने अंदर के बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसे हमेशा हेलुसिनेशन आ रहे होते हैं जिससे डॉक्टर जेकल हमेशा डरता रहता है। वो अपने पोशन के बॉक्स खोल के देखता है कि उनमें से एक वायल गायब है, जिसे देखने के बाद डॉक्टर जेकल शॉक हो जाता है कि उसके वायल को किसने चुराया और उसे ऐसा लगता है कि शायद स्किनी ने ऐसा किया है, क्योंकि वहाँ स्किनी नहीं था। वो सीधा एलन और कैप्टन नेमो के पास जाकर कह देता है कि स्किनी ने उसका वायल चुराया है। शायद वो फैंटम के इशारे पे काम कर रहा है, जिसे सुनने के बाद एलन टेंशन में आ जाता है। अगले दिन में शिप वेनिस पहुंच जाती है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक कार्निवल का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेमो कह रहा होता है बहुत ही सावधानी से काम करना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल की बात यह है कि उन्हें वो बॉम्ब नहीं मिल रहा होता है। शहर के बीचों बीच पहुंचने के बाद सभी ये प्लान कर रहे होते हैं कि कहाँ जाकर वो इस बॉम्ब को ढूंढने वाले हैं, लेकिन तभी धरती हिलने लगती है। इसका मतलब यह है कि वो बॉम्ब ऑलरेडी बास्ट हो चुका है। नेमो के एक सिपाही दूर से पता कर लेता है कि बहुत दूर बॉम्ब को रखा गया था और वो फट चुका है, जिसकी वजह से एक एक करके बिल्डिंग डोमिनो इफेक्ट की तरह धंस रहे होते हैं। ये सब देखते हुए सभी को कुछ सोच नहीं आ रहा होता है कि कहाँ से शुरुआत करें और इन सारे बिल्डिंग्स को गिरते हुए कैसे रोके। तभी स्वेगर नेमो का वो कार लेके आ जाता है और कहता है कि वो उस लोकेशन तक पहुंच सकता है जहां से बॉम्ब यहाँ तक आ रहा है, और एलन नेमो से कहता है कि वो कोऑर्डिनेट्स का पता करे। नेमो इसके जवाब में कहता है जब वो उस लोकेशन तक पहुंच जाए तो अपना फ्लेयर का इस्तेमाल करे, क्योंकि तभी वो रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके इस बॉम्ब को फटते हुए इस शहर तक रोक सकता है। और ये कहते ही एलन, डोरियन, मेरी और स्वेगर गाड़ी चलाकर वहां से चला जाता है। लेकिन सबसे उदास देख रहा होता है डॉक्टर जेकल, क्योंकि उसका अंदर का मिस्टर हाइड बाहर नहीं निकल रहा था। इधर स्वेगर तेज गति से गाड़ी को चला रहा होता है और वो देखता है अचानक फैंटम के आर्मी पूरे शहर को घेर चुका है। ये देखते हुए डोरियन कहता है कि वो स्किनी गद्दार निकला, शायद उसने पहले फैंटम को बता दिया था, इसलिए सभी सोल्जर्स यहाँ पहुंच चुके हैं। डोरियन कुछ सोल्जर्स का सामना करने के लिए वो गाड़ी से उतर जाता है। स्वेगर गाड़ी को तेज गति से भगा रहा होता है, तभी वो देखता है कुछ सोल्जर्स उनके ऊपर हमला करने वाले थे। वो किसी तरह से गाड़ी को साइड करते हुए आगे बढ़ा रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कुछ ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो घर के ऊपर से उनके तरफ शूट कर रहे होते हैं। यहाँ स्वेगर अपना हुनर दिखाता है और एलन से कहता है स्टीयरिंग पकड़ने के लिए, और इसके बाद स्वेगर धुआंधार फायरिंग कर रहा होता है, जिससे कुछ सैनिक मर जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था, आगे और भी सोल्जर्स थे। ये देखते हुए मिनी कहती है कि अब उसकी बारी है। ये कहते हुए उड़ जाती है और उड़कर अपने बैट फैमिली के साथ उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करती है, सबको मार डालती है। दूसरी तरफ बिल्डिंग गिरते हुए सामने आ रहा होता है और इसका असर कैप्टन नेमो के शिप के ऊपर पड़ रहा होता है। नेमो अपने दूरबीन से ये देख रहा होता है कि कब फ्लेयर की रोशनी सामने आए और वो रॉकेट लॉन्चर यूज करे। धीरे धीरे बिल्डिंग्स धंस रहा होता है और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाता है। कुछ दूर जाने के बाद एलन को ऐसा लगता है कि यहाँ फैंटम पहुंच चुका है, इसलिए वो स्वेगर से कहता है कि अपना मिशन को कंप्लीट करने के लिए, और वो बीच रास्ते पे उतर जाता है। स्वेगर टूटते हुए बिल्डिंग के बीचों बीच गाड़ी को चलाता है और गाड़ी को उड़ाते हुए वो लोकेशन तक पहुंच जाता है और फ्लेयर को शूट कर देता है। जैसे ही नेमो देखता है कि फ्लेयर शूट हो चुका है, वो रॉकेट लॉन्चर यूज कर देता है। रॉकेट सीधा उड़कर लोकेशन तक पहुंच जाता है और ऐसा धमाका करता है जिससे बिल्डिंग का धंसना रुक जाता है और लोगों की जान बच जाती है। नेमो को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये प्लान कामयाब कर चुका था। जब फैंटम का ये प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है, एलन को पूरा विश्वास था कि फैंटम आसपास ही छुपा हुआ है। दूसरी तरफ शिप के अंदर ग्रे नेमो का असिस्टेंट इस्माइल से मिलता है और उससे कहता है क्या बाकी सब आ चुके हैं। इस्माइल कहता है कि वही सबसे पहले शिप के अंदर आया। इसके साथ ही इस्माइल कहता है स्किनी की वजह से इस शिप का बहुत नुकसान हुआ है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्किनी इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। जिसके जवाब में ग्रे कहता है कि धोखेबाज स्किनी नहीं बल्कि वो खुद है। ये कहती वो इस्माइल के ऊपर गोली चला देता है, जिससे इस्माइल घायल हो जाता है। दूसरी तरफ एलन जब फैंटम को ढूंढ रहा होता है, अचानक साइड से फैंटम उसके ऊपर चाकू से हमला करता है और उसके कंधे पर चाकू घोंप देता है। एलन किसी तरह से अपने आप को संभाल कर उसके ऊपर मुक्का मारता है, जिससे फैंटम का मास्क खुलकर बाहर निकल जाता है। अब यहाँ फैंटम का असली चेहरा सामने आता है, जिसे देखने के बाद विश्वास नहीं कर पाता। ये और कोई नहीं बल्कि खुद एम है। एम एलन से कहता है कि वो उसके बारे में आधा भी नहीं जानता, और ये कहकर वो वहां से भागने लगता है।
एलन अपने कंधे से उस चाकू को निकालकर उसके ऊपर फेंक के मारता है और चाकू सीधा जाकर फैंटम के पीठ पर लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो एक बार फिर से भागने में कामयाब हो जाता है। एलन घायल हालत में शिप के पास आ जाता है और सभी से कहता है कि इस सब के पीछे एम का हाथ है, जिसे सुनने के बाद नेमो को विश्वास नहीं हो रहा होता है और एक एक करके सभी इकट्ठा हो रहे होते हैं। सबको हैरान था कि एम ने सब कुछ क्यों किया। तभी घायल इस्माइल कैप्टन नेमो को पुकार रहा होता है, जिसके बाद सभी इस्माइल के पास दौड़ के जाते हैं। इस्माइल नेमो को बताता है कि असली गद्दार स्किनर नहीं बल्कि ग्रे है और वो शिप के मेन फ्रेम सिस्टम में घुस चुका है कुछ चुराने के लिए। ये सब कुछ भी नेमो को समझ नहीं आ रहा होता है कि सब कुछ क्या हो रहा है, और तभी शिप के अंदर से कुछ आवाजें आ रहा होता है। ये सुनते ही सभी शिप के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं बड़ा सा हाईटेक पॉड शिप से अलग होकर पानी में गिर रहा होता है और इसे चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद डोरियन ग्रे था, जो सभी को देखते हुए फ्लाइंग किसेस दे रहा होता है। ये सब कुछ मिनट देखकर वो विश्वास नहीं कर पा रहा होता है। एलन नेमो से कहता है कि उसे ट्रैक कैसे किया जा सके। नेमो कहता है वो उसे पकड़ने वाला है। ये कहकर सभी शिप के अंदर वापस चले जाते हैं और उधर डोरियन उस पॉट को लेकर वहां से चला जाता है। शिप के अंदर आकर कैप्टन नेमो अपना नक्शा निकालकर वो डोरियन ग्रे को पकड़ने के लिए वो योजनाएं बना रहा होता है, लेकिन एक बार फिर से वहाँ पे एक आवाज सुनाई दे रहा होता है, जहाँ नेमो का एक सिपाही दौड़ते हुए कहता है कि यहाँ कोई एक ऑडियो डिस्क छोड़ के गया है, जिसे नेमो चलाने के बाद पता चलता है कि यह प्रोफेसर एम की तरफ से था। एम बता रहा होता है कि अगर उनको ये डिस्क मिल चुका है, इसका मतलब उन्होंने उसके असली चेहरे के बारे में पता चल चुका है, और बताता है इस लेख का बनाने का मतलब उसका एक ही मकसद था, क्योंकि वो दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है और डोरियन ग्रे उसका बस एक असिस्टेंट था जो उसके इशारे में उन्हीं के टीम में शामिल हुआ था। साथ ही साथ एम बता रहा होता है वो कभी भी उसे रोक नहीं पाएगा, और अब तो कभी नहीं, क्योंकि इसके बाद डोरियन ग्रे बताता है कि उनके सभी मेंबर्स के कुछ न कुछ चीजें उसने एक सैंपल के तौर पर कलेक्ट कर लिया है, जिसका उसका किडनैप किया हुआ साइंटिस्ट कुछ खतरनाक ऐसे आर्मीज को खड़ा कर रहा है, जिसे वो क्या इस दुनिया में कोई भी खत्म नहीं कर सकता। यही से पता चलता है कि डोरियन ग्रे ने डॉक्टर जेकल के पोशन को चुराया था। इसके साथ ही मिनी के ब्लड सैंपल के साथ साथ स्किनी का सैंपल भी। साथ ही साथ एम बताता है कि वो जिस शिप से जा रहा है उसी शिप के अंदर सब खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही ये ऑडियो खत्म हो जाता है। तभी पता चलता है कि पूरी शिप में अलग अलग जगह में बॉम्ब फिट किया गया था, और इसी के साथ ही धमाका होता है जिससे सारा पानी शिप के अंदर घुसने लगता है। सभी बेकाबू हो जाते हैं और कैप्टन नेमो अपने सैनिकों को कहता है शिप को बचाने के लिए। उसी वक्त डॉक्टर जेकल आईने में देख रहा होता है, जहां मिस्टर हाइड उसे बता रहा होता है इस काम को वो कर सकते हैं। फिर वो समझ आता है कि मिस्टर हाइड उसके शरीर से बाहर आना चाहता है इस शिप को बचाने के लिए। डॉक्टर जेकल तुरंत शिप के बेस में पहुंच जाता है और शिप के बाहर चला जाता है। इसके बाद वो पोशन को पीते ही वो मिस्टर हाइड में तब्दील हो जाता है। वो बिल्कुल नीचे में जाकर एक नॉब को खींच देता है, जिसकी मदद से शिप के अंदर जितना भी जमा हुआ पानी था सब बाहर आ जाता है, और एक बार फिर से सो आउट ऑफ ओशन पानी के बाहर निकल जाता है। सभी बिल्कुल सेफ होते हैं और एलन डॉक्टर जेकल का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद सभी अपने आप को संभाल रहे होते हैं, लेकिन वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब वो फैंटम का सामना कैसे करे, क्योंकि उनके पास ना ही कोऑर्डिनेट्स है ना ही नक्शा। तभी नेमो का एक सिपाही आकर कहता है कि कुछ सिग्नल मिल रहे हैं। बेसिकली ये सिग्नल मोर्स कोड था जो स्किनर की तरफ से था। स्किनर इस मोर्स कोड के माध्यम से बता रहा होता है कि उसे पहले पता चल गया था कि एम ए फैंटम है, और इसलिए उसका बेस का पता करने के लिए वो इस टीम को छोड़कर चला गया था। लेकिन अब उसे बेस का पता चल चुका है जिसका कोऑर्डिनेट्स वो भेज रहा है, जिसे फॉलो करते हुए जल्द से जल्द वो यहाँ पहुंचे। वो उनका वेट कर रहा है। इसके बाद एलन अपने टीम को इकट्ठा करते हुए कहता है कि ये लड़ाई फैंटम के खिलाफ आखिरी लड़ाई होगी। इसके बाद कैप्टन नेमो के इशारे पर यह शिप तेज गति से चलने लगती है फैंटम का सामना करने के लिए। कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए वो सभी मंगोलिया के कोल्ड डेजर्ट में पहुंच जाते हैं। सभी वहां पे देखते हैं एम का बेस जो कि आग से झुलस रहा होता है। एलन सभी से कहता है कि यहाँ स्किनर का वेट करने के लिए, क्योंकि स्किनर कभी यहाँ पहुंच सकता है। इसके बाद स्किनर वहां पहुंच जाता है और सभी को बताता है कि उसने बेस के अंदर क्या क्या देखा। वो बताता है कि एम नेमो का साइंस यूज करते हुए उसके शिप का डुप्लीकेट्स बना चुका है। इसके अलावा डॉक्टर हाइड, मिली और स्किनर का डुप्लीकेट्स बनाकर वो एक आर्मी खड़ा कर रहा है, जिसकी मदद से पूरे दुनिया को जीतना चाहता है। ये सब सुनते हैं डॉक्टर जेकल ही कहता है कि वो कभी भी हाइड का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। एलन का कहना होता है कि वो किसी भी हद में जाकर वो एम को जिंदा पकड़ने वाले हैं, ताकि वो दुनिया को बता सके कि ये सब के पीछे किसका हाथ है। दूसरी तरफ मिनी बताती है कि वो डोरियन ग्रे के पीछे, क्योंकि डोरियन ग्रे ने अब तक बहुत साल जी लिया है, अब उसका मरने का समय आ चुका है। सभी एक प्लान बनाते हैं किस तरह से बेस पे वो हमला करने वाले हैं। प्लान के मुताबिक सभी अलग अलग होकर बेस के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहां स्किनर मौका देकर वो बॉम्ब्स को प्लांट कर रहा था। कैप्टन नेमो अपने सिपाहियों के साथ सभी साइंटिस्ट और उसके फैमिली को आजाद कर देता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि जल्द से जल्द उन्हें शिप में ले जाया जाए
दूसरी तरफ स्वैगर और एलन एम के कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करे वहाँ एम का कमांडर आके कहता है इस बॉक्स के अंदर उस लीग के सभी मेंबर्स के सैंपल यही मौजूद है जिससे पूरे यूरोप को खत्म किया जा सकता है। इससे एम बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी उसी का एक सिपाही आके कहता है कि वो सभी यहाँ पहुंच चुके हैं और बेस को उड़ाना चाहते हैं, जिसे सुनने के बाद एम विश्वास नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद एम अपने कमांडर से कहता है सबको खत्म कर देने के लिए। कैप्टन नमो और मिस्टर हाइड बेस के अंदर तक पहुंच चुके होते हैं और अंदर जाने के बाद उसी कमांडर के इशारे पर बहुत सारे सिपाही उनकी तरफ गोलियां चला रहे होते हैं। नेमो और उसके सिपाही बहादुर से इनका मुकाबला करते हैं, लेकिन तभी मिस्टर हाइड एक शील्ड लेकर वहां पहुंच जाते हैं और सबकी जान बचा लेते हैं। उधर एम अपना मास्क लेकर वहां से भागने की फिराक में रहता है, लेकिन तभी एलन और स्वैगर वहां पहुंच जाते हैं। उसके सर के पीछे बंदूक रखकर एलन कहता है कि उस ब्रीफकेस को नीचे रख दे। इससे पहले एलन और स्वैगर कुछ करे, पीछे से एक एम का सिपाही स्वैगर पर अटैक करता है। इसी का फायदा उठाकर एम एक बार फिर से भागने में कामयाब हो जाता है। उधर मिनी डोरेन के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अब वो मरने वाला है। ये सुनने के बाद डोरेन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मिनी जरूर आएगी उससे बदला लेने के लिए। और इसी के साथ दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ताकतवर थे और एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। इसी दौरान मिनी की नजर डोरेन की उस पेंटिंग पे पड़ता है। इससे उसका ध्यान भटकता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डोरेन अपना तलवार मिनी के पेट में घुसा देता है। दूसरी तरफ एम उस ब्रीफकेस के साथ वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है और एलन और स्वैगर उसका पीछा कर रहा था। अचानक स्वैगर को ऐसा लगता है कि कोई अनजान चीज उसके ऊपर हमला किया है। वो समझ जाता है कि शायद स्किनर हो जो उसे मजाक कर रहा है, और इसलिए वो एलन से कहता है कि एम को फॉलो करने के लिए वो यहाँ संभाल लेगा। लेकिन वो कहता है कि वो स्किनर नहीं बल्कि स्किनर का एक्सपेरिमेंटल डुप्लीकेट है जो एक चाकू से स्वैगर के ऊपर हमला कर रहा होता है। स्वैगर किसी तरह से अपना बंदूक को उठाकर अपने आप को बचाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद एक रोबोटिक सोल्जर वहां पहुंच जाता है जिसके हाथ में एक फायर ब्लेजर था। वो देखते ही उसके ऊपर फायर ब्लेजर शूट कर देता है, जिसकी वजह से आसपास आग लग जाता है। स्वैगर किसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए एक लाइब्रेरी के अंदर घुस जाता है और वो रोबोटिक सोल्जर पूरे लाइब्रेरी को आग लगा देता है। चारों तरफ से आग झुलस रहा होता है। स्वैगर पूरी तरह से फंस चुका होता है। उसे सोच नहीं रहा था वो कहां से भागे, लेकिन तभी असली वाला स्किनर आ जाता है और उस रोबोटिक सोल्जर के मशीन को खराब कर देता है, जिससे उसका सिस्टम मेल फंक्शन हो जाता है और वो वही बास्ट हो जाता है। इससे स्वैगर बच जाता है, लेकिन स्किनर बुरी तरह से चोटिल हो जाता है। दूसरी तरफ हाइड बाकी के साइंटिस्ट को यहाँ से निकलने में मदद कर रहा होता है, लेकिन तभी वो एम का कमांडर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है उन्हें रोकने के लिए। लेकिन उन्हें रोकने के लिए हाइड का एक ही मुक्का ही काफी था, लेकिन उस कमांडर के अंदर चुल मचा था हाइड से लड़ने के लिए। तभी वो देखता है कि पास के टेबल में हाइड का पोशन रखा होता, जिसका परिणाम जाने में ना वो उसे पीने लगता है। हाइड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरा का पूरा गटक जाता है। इसके बाद उसके शरीर में रिएक्शन शुरू हो जाता है। उधर डोरेन को ऐसा लगता है कि उसने मिनी को मार दिया और इसलिए उसके शरीर से वो तलवार को उठाकर वहां से जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मिनी कभी नहीं मर सकती क्योंकि वो एक वैम्पायर है। वो उड़ जाती है और उसी की तलवार लेकर उसके पेट पर घुसा देती है और कहती है अब समय आ चुका है उसका उससे डेमन से मिलने का। ये सब डोरेन को अजीब लग रहा होता है और वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी मिली उसके सामने वो पेंटिंग खोल कर रख देती है जो कि अजीब दिख रहा होता है, जिसे देखने के बाद डोरेन डर रहा होता है और धीरे धीरे उसका शरीर पिघल रहा होता है। पूरी तरह से डोरेन का शरीर पिघल जाता है और उसका चेहरा वापस उस पोस्टर में आ जाता है। जब स्वैगर स्किनर के पास जाता है तो देखता है स्किनर पूरी तरह से घायल हो चुका था, जिसे देखते हुए स्किनर कहता है कि वो कभी भी दूसरे मिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यह उसकी आखिरी मिशन है। यही वो बता रहा होता है, लेकिन तभी स्किनर का डुप्लीकेट वहां पहुंच जाता है और स्वैगर के गले में चाकू रखते हुए वो उसे वहां से ले जाता है। एलन एम को ढूंढते हुए कमरे में पहुंच जाता है और वो देखता है कि एम वही खड़ा है। देखते वो शूट कर देता है, लेकिन वो आईने पे शूट करता है। असल में एम पीछे से खड़ा था जो एलन के ऊपर हमला करता है। अब एलन भी तैयार हो जाता है एम से फाइट करने के लिए। हाइड को बिल्कुल समझ आ गया था कि वो कमांडर क्या बनने वाला है और देखते देखते वो एक खतरनाक बीस्ट में तब्दील हो जाता है जो हाइड से भी खतरनाक दिख रहा था। वो हाइड को पकड़ते धुआंधार घूसों की बरसात कर रहा होता है और उसके सामने हाइड बिल्कुल कमजोर दिख रहा होता है। वो किसी तरह से अपने आप को बचा रहा होता है। हाइड को मार खाता देख नेमो वहां पहुंच जाता है अपने तलवार के साथ और नेमो अपना तलवार का हुनर दिखाते हुए उस बीस्ट के साथ लड़ता है और कई बार तलवार चलाता है, लेकिन उसे पता है कि उसके सामने कितना छोटा है। उस कमांडर के एक घुसे से नेमो उड़ते हुए हाइड के पास आके गिरता है। नेमो हाइड से कहता है कि वो काफी ताकतवर है और उन्हें यहाँ से निकलना होगा। हाइड इसके जवाब में कहता है कि उसका पोषण जल्दी खत्म हो जाएगा और वो वापस इंसान में तब्दील हो जाएगा। अचानक उस कमांडर का हाथ अंदर आकर हाइड को जकड़ लेता है। ये देखते हुए नेमो अपना तलवार उसके उंगली में घुसेड़ देता है और हाइड उसे पछाड़ देता है। दूसरी तरफ एलन एम को पूरी तरह से पीट रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो फैंटम नहीं बल्कि एक कमजोर इंसान है। इसके बाद एलन हाथ में एक कुल्हाड़ी उठा लेता है एम को मारने के लिए।
हाइड नेमो से कहता है कि उसका फॉर्मूला खत्म हो चुका है, अब वो जल्द इंसान में बदलने वाला है। इसलिए नेमो और हाइड जल्दी से 2 पिलर के बीच एक घर में घुसने वाले थे अपने आप को बचाने के लिए। उसी का पीछा करते हुए कमांडर भी घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ उसका हाथ अंदर जा रहा था। वो कमांडर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता उन तक पहुंचने के लिए, जिससे ऊपर से आइस क्यूब्स नीचे गिर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो कमांडर दोनों को मारने वाला है। तभी स्किनर के फैला टाइम बम्स थे सभी के सभी बास्ट हो जाते हैं, जिससे पूरा बेस खत्म होने लगता है। बेस के टूटने से ऊपर से मलबे उस कमांडर के सर पर गिरता है और वो पूरी तरह से दब जाता है। पास के टूटे हुए वॉल से किसी तरह से नेमो और डॉक्टर जेकल बाहर निकल जाते हैं और इससे उनकी जान बच जाती है। एक बार फिर से इसी मौके का फायदा उठाकर एम अपने मार्क्स लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलन कहता है कि इस बार वो भाग नहीं सकता। इसके जवाब में एम कहता है क्या सच में? वो अपने मार्क्स को एलन के सामने रखता है, जिसमें एलन देखता है कि पीछे स्वैगर खड़ा है और उसे कब्जे में लिया था वो डुप्लीकेट स्किनर। ये देखते एलन पीछे घूमकर गोली चलाता है, जिससे वो डुप्लीकेट स्किनर मारा जाता है। लेकिन एम इस मौके का फायदा उठाकर वो अपना चाकू एलन के पीठ पर घोंप देता है और एक बार फिर से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद एलन एम को शूट करना चाहता था, लेकिन देखता है कि उसका चश्मा टूट चुका था। इसलिए वो स्वैगर से कहता है कि वो शूट कर सकता है। स्वैगर टारगेट लेता है और कहता है वो काफी दूर जा रहा है, लेकिन एलन स्वैगर को कहता है कि वो उस पर विश्वास करता है, और इसलिए उसे कहता है कि फोकस के साथ शूट करने के लिए। एम अपने ब्रीफकेस के साथ भागते हुए दिखाई दे रहा है, जहां वो जल्द से जल्द उस स्पॉट तक पहुंचना चाहता है ताकि वहां से निकल पाए। लेकिन शायद आज एम का किस्मत खराब था, क्योंकि स्वैगर पूरे फोकस के साथ ट्रिगर दबाता है, जहां गोली उड़ते हुए एम के पीठ में लगता है और वो वही मारा जाता है। उसका ब्रीफकेस पानी में डूब जाता है। स्वैगर अपने इस अचीवमेंट से काफी खुश होता है और यही बात वो एलन को बताने जा रहा था, लेकिन वो देखता है एलन पूरी तरह से घायल हो चुका है। एलन स्वैगर से कहता है कि उसे पूरा विश्वास था कि वो कर लेगा, और वो कहता है कि वही देश का भविष्य है। इस लीग को शुक्रिया अदा करते हुए एलन वही मारा जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है सभी इकट्ठा होकर एलन को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं और सभी यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब फ्यूचर क्या होगा। जहाँ कैप्टन नेमो बताते हैं कि वो काफी सालों से दुनिया से छुपा हुआ था, अब वो सबके सामने आना चाहता है और इस लीगेसी को कंटिन्यू करना चाहता है। कौन उसके साथ है? सभी कैप्टन नेमो से एग्री करते हैं और स्वैलन एलन को आखिरी बार के लिए श्रद्धांजलि देता है और अपना बंदूक एलन के कब्र पर रखते हुए, और इसके बाद सभी वहां से जाने लगते हैं। ये दिखाते हुए ये मूवी यही खत्म हो जाती है।